तो वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया और मैं हूँ एडवोकेट करण मौर्य। और हम लोग देखने वाले हैं अपना मॉक टेस्ट IBPS एसओ लॉ ऑफिसर के लिए पार्ट 6। इससे पहले हमारे पार्ट 5 हो चुके हैं सारे के सारे। ठीक है, जाकर चैनल पे देख लो, प्ले लिस्ट पड़े होगी और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको ये PPT मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बाकी शुरू करते हैं अपना लेक्चर। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट गारंटीज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 226। आंसर तो आप लोग फटाफट से। ओके, तो इसका आंसर हमारा आर्टिकल 332। आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी है, जो कि आप फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करा सकते हो। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये बात बोली थी, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। Union list, state list, concurrent list is provided under which schedule? फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स, सेवंथ या फिर नाइन्थ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बट एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा दिया गया है सेवंथ शेड्यूल में। ठीक है, और सेक्शन आर्टिकल की बात करें तो 246 आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा Doctrine of basic structure of the Constitution was propounded by Supreme Court in which landmark case? ये आपको आंख बंद कर कराना चाहिए वाला आंसर, और कई बार मैं ये बता भी चुका हूँ। तो इस वक्त इसका आंसर हमारा केशवानंद भारती केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन? तो आर्टिकल 123, आर्टिकल 213 या फिर 356 या फिर 352। तो आंसर दो आप लोग सीधी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे ज़्यादा। बिल्कुल आर्टिकल 123, अगर पार्लियामेंट जो सेशन में नहीं है और इमरजेंसी आ जाती कोई ऐसी, तो जो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द BNS द ऑफेंस ऑफ मर्डर इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? मर्डर कहाँ पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 100, सेक्शन 101 या फिर 103 या फिर 105। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 101 में मर्डर दिया गया है। ठीक है, और गाइज अगर आप लोग IBPS की तैयारी कर रहे हो, बहुत सीरियसली करना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। रिवीजन नोट्स हमारे और क्या है, इंपॉर्टेंट MCQ है, फुल मॉक टेस्ट है। ठीक है, रिवीजन नोट्स में आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। फुल मॉक्स में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे पर मॉक। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के मिक्स होंगे, जो कि बैंकिंग लॉ के लिए अधिकतर होंगे मोस्टली। तो आप अगर ये लेना चाहते हो तो 50 जो पहले कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए 349 का ये स्पेशल ऑफर बना रखा है हमने, जो उनको मिल जाएगा। बाकी उसके बाद में जो आता है उसको 399 का मिलेगा। ठीक है, आपको कैसे लेना है, आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है या फिर आप ये स्कैन करोगे QR, तब भी आप डायरेक्टली DM में पहुंच जाओगे। ठीक है, वहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं नोट्स। ठीक है, तो चलो अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हैं। पनिशमेंट फॉर मर्डर अंडर द BNS इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर विच सेक्शन? तो सेक्शन 101, 102, 103 या फिर 106। ओके, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, सेक्शन 103 में दी गई है पनिशमेंट फॉर मर्डर। ओके, एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैज बीन मेड अ डिस्टिंक्ट सेपरेटली पनिशेबल ऑफेंस फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर विच सेक्शन ऑफ BNS 2023? 109 सेक्शन, सेक्शन 111, सेक्शन 113 या फिर 170। आंसर दो, और मैं सेक्शन वाइज क्वेश्चन इसलिए भी ज्यादा डालता हूँ क्योंकि मोस्टली बच्चे सेक्शन वाइज क्वेश्चन में ही गलती कर जाते हैं, इसीलिए सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आने चाहिए आपको, कुछ इंपॉर्टेंट तो आने ही चाहिए। और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं पर आपको ये PPT मिल जाएगी। ठीक है, ताकि आप इससे प्रैक्टिस कर सको। तो इसका आंसर है हमारा सेक्शन 111 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लिखा है, और टेररिज्म की बात की गई हमारी सेक्शन 113। ठीक है, याद रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर BNS 2023 स्नैचिंग हैज बीन मेड अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस सेपरेट फ्रॉम थेफ्ट अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 302, 304, 306 या फिर 308।
तो स्नैचिंग जो है अब ऐड किया गया है, इन्होंने अभी ऐड किया है पार्लियामेंट ने, ठीक है। पहले स्नैचिंग को थेफ्ट में ही माना जाता था और रॉबरी वगैरह में, बट अब स्नैचिंग एक अलग ऑफेंस हो चुका है। जो लोग मोबाइल वगैरह छीन कर भाग जाते हैं या फिर चैन वगैरह छीन कर भाग जाते हैं, उन लोगों के लिए ऑफेंस की श्रेणी में स्नैचिंग में डाला गया है, ठीक है। और इसका आंसर हमारा सेक्शन 304 आंसर रखिएगा याद, बहुत इंपॉर्टेंट है और नया सेक्शन है तो इसमें आने के चांसेस ज्यादा है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ द एग्रीमेंट या फिर कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। ओके, तो आपने अगर पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आपको पता होगा कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर नहीं भी रजिस्टर करते हो एग्रीमेंट फिर भी वो वैलिड ही माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय अ माइनर इज voidable at the option of minor, void ab initio, valid and binding या फिर voidable at the option of the party। आंसर दीजिए आप लोग। और ज्यादा इसमें एक्सप्लेन या फिर टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये मॉक है तो मॉक की तरह दो, क्योंकि एग्जाम में आप लोग बैठोगे तो वहाँ पर लेजीनेस की आदत ना हो, इसीलिए मॉक ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा void of initio होगा, ऑप्शन बी। और मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष का जो केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा, याद रखना ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है माइनर के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 56 एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड becomes impossible इज voidable, void, valid but unenforceable या फिर लीगल। ओके, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है और ये बिल्कुल void हो जाएगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की आपने डॉक्ट्रिन पढ़ी होगी। इसमें बोलता है जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, तो फिर वो क्या void हो जाता है। सेक्शन 56 जरूर पढ़ लेना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडरेशन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? सेक्शन 2D, सेक्शन 2E, सेक्शन 10 या फिर सेक्शन 25? और सिंपल सी बात है, आप लोग IPS एसओ की तैयारी कर रहे हैं तो कंसिडरेशन का तो आपको ऑप्शन पता ही होगा, ठीक है। सेक्शन 2D में दिया गया है कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the minimum number of members required to incorporate a private company under the Companies Act 2023 2013? एक या दो या सात या फिर थ्री? ओके, तो जनरली जो है कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होती है? दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, बट वन का पर्सन कंपनी की बात होती है वो अलग कंपनी कैटेगरी आती है, उसमें एक व्यक्ति की ही रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बट याद रखना दोनों चीजों के कॉन्सेप्ट याद रखना, कभी कभी आप फंस सकते हो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 268 अ प्राइवेट कंपनी अदर देन अ वन पर्सन कंपनी कैन हैव अ मिनिमम ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? 50, 100, 200 या फिर अनलिमिटेड? तो सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको क्या है। 200 लोग, 200 लोगों की जो है मैक्सिमम लिमिट होती है प्राइवेट कंपनी। अब पब्लिक कंपनी की बात करूँ तो मिनिमम 7 लोगों की और मैक्सिमम अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में, ठीक है, याद रखना। और वन पर्सन कंपनी में केवल एक ही लोग होता है, चाहे मैक्सिमम या मिनिमम हो। तीनों चीजें याद रखना, तीनों के डिफरेंसेस लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन फॉर एलिजिबल कंपनीज आर प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट? तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर दी गई है? सेक्शन 129, 135, 149 या फिर 188? ठीक है, तो आंसर दो आप लोग इसका। और इसका आंसर हमारा 135 में CSR दिया गया है। और CSR की लिमिट क्या होती है वो बताना। तो CSR की लिमिट 2% होती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कंपनी जो है 2% ऑफ इट्स रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट जो भी है, और एक बार चेक करना, वो खर्च करती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बैंकिंग इज डिफाइंड अंडर सेक्शन विच सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949? तो बैंकिंग कहाँ डिफाइन की गई है? 5A में, 5B में, 5C में या फिर 6 में? ओके, याद होने चाहिए आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शंस, क्योंकि आप IPS की तैयारी कर रहे हो तो वो सेक्शंस याद होने चाहिए। और ये 5B में दी गई बैंकिंग को डिफाइन करता है। और ये सारी चीजें आप एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंडर सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 विच अथॉरिटी ग्रांट्स लाइसेंस टू अ कंपनी टू कमेंस बैंकिंग बिजनेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई, सेबी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आरबीआई ही है हमारा सब करता धरता, आरबीआई सारे काम करते हैं, ठीक है। आरबीआई को पावर है लाइसेंस देने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 11 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्राइमरली डील्स विद मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व फॉर कमेंसिंग बिजनेस या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर या सस्पेंशन ऑफ बिजनेस या फिर अमलगमेशन ऑफ बैंक्स। ओके, तो आंसर दीजिए आप लोग इसका। ठीक है, तो आंसर है हमारा मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स फॉर कमेंसिंग बैंकिंग। और मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए ये बात आप लोग कमेंट में बताएंगे मेरे को, ठीक है। किसी भी बैंकिंग बिजनेस को करने के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 कमेंस्ड इट्स ऑपरेशंस ऑन 1 अप्रैल 1935 या 26 जनवरी 1950 या 1 जुलाई या फिर 15 अगस्त। तो सिंपल सी बात है, आरबीआई की बात हो रही तो 1 अप्रैल 1935 को ये हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 22 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 confers upon the Reserve Bank the power to regulate foreign exchange, sole right to issue banknotes, power to grant बैंकिंग लाइसेंस या फिर पावर टू फिक्स रेपो रेट। आप कंफ्यूज नहीं मत होना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में क्या बोला गया था, बोला गया था कि जो आरबीआई है वो लाइसेंस देगा, बट आरबीआई एक्ट में कुछ और बोला गया है। और वो क्या बोला गया है, वो ये बोला गया है कि जो बैंक के नोट्स हैं वो आरबीआई इशू करेगा, ठीक है। और जो कॉइन्स वगैरह है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं बना है, चाहे चार्ट बना लीजिए चाहे नोटबुक में लिख लीजिए। और मैंने जो नोट्स बनाए उनमें सारी चीजें डिटेल में दी रखी हैं, बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो नोट्स ले लेते हो तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द आरबीआई एक्ट। सेक्शन 3, सेक्शन 7, सेक्शन 8 या फिर सेक्शन 17। आंसर दीजिए आप लोग इसका। ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन सी सेक्शन 8 में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट डील्स विद forgery of a check, dishonor of check for insufficient funds, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बिल या फिर क्रॉसिंग ऑफ चेक्स। आंसर दीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा 138 डिसऑनर ऑफ चेक की बात करता है, ठीक है। और इसको डील कौन करते हैं, इसको डील करते हैं मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसको डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर सेक्शन 13 ऑफ द एनआई एक्ट 1881 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स ओनली अ चेक, ओनली अ promissory note, bill of exchange एंड चेक या फिर ओनली अ बिल ऑफ एक्सचेंज। आंसर दीजिए आप लोग इसका। ओके, तो इसका आंसर हमारा promissory note, bill of exchange एंड चेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a complaint under section 138 of the NI Act must be filed within how many days of the accrual of cause of action। 15 days, 30 days, 60 days या फिर 90 days। तो कंप्लेंट कब फाइल की जानी चाहिए, तो बिल्कुल 60 हमें देखना है 30 डेज में फाइल की जानी चाहिए, ठीक है। अब कैसे होगा, जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है तो फिर क्या होता है, हमारा नोटिस देते हैं, फिर उसके बाद में 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेक्शन 11 में दिया गया रेस जुडिकाटा, इसका मतलब क्या होता है, सेम पार्टीज सेम कॉज ऑफ एक्शन और सेम रिलीफ के लिए नहीं लड़ सकती दो बार, ठीक है। एक बार जब केस डिसाइड हो चुका है तो दोबारा उसमें उंगली नहीं करोगे, और यही है, पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ द सीपीसी डील्स विद, किससे डील करता है, रिटर्न ऑफ लेंट से, रिजेक्शन ऑफ लेंट, अमेंडमेंट ऑफ लेंट या फिर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। तो अगर ये नहीं पता है तो कुछ भी नहीं पता है फिर आपको, तो फिर तैयारी भी मत करो, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा रिजेक्शन ऑफ लेंट, और सिंपल सी बात है 7-11 सबको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिग्री इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी। तो सेक्शन 22 में या फिर सेक्शन 29 में, सेक्शन 214 में या फिर 96 में। ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 22 में दी गई है, और सेक्शन 22 में डिग्री की पूरी परिभाषा दी गई, देख लेना एक बार, ठीक है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है द BSA हैज रिप्लेस्ड विच अर्लियर इनैक्टमेंट। तो BSA ने किसे रिप्लेस किया? इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। स्टेटमेंट्स मेड बाय अ पर्सन एज टू द कॉज ऑफ डेथ डाइंग डिक्लेरेशन आर रेलिवेंट अंडर विच सेक्शन ऑफ द BSA। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, बट नहीं होना चाहिए। और डाइंग डिक्लेरेशन क्या माना जाता है? डाइंग डिक्लेरेशन एज अ सोल सोल इशू टू कन्विक्ट अ पर्सन माना जा सकता है। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन। और इसका आंसर हमारा सेक्शन 26 डाइंग डिक्लेरेशन बोला गया और इंडियन एविडेंस एक्ट में 32 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द BSA 2023 एविडेंस एंड digital records have been given the same legal status as documentary evidence under which section? तो सेक्शन 57, सेक्शन 61, 63 या फिर 65? आंसर दो। ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 63 में दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड्स की एडमिसिबिलिटी। ठीक है, और 65B का पहले सर्टिफिकेट लगता था, बट अब वो 63 का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द सेबी एक्ट इन द ईयर 1989 में या फिर 1992, 1996 या फिर 2000? तो इसको याद रखना, जो सेबी एस्टैब्लिश किया गया था सॉरी सन 1992 में किया गया था एस्टैब्लिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड द रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, सिक्योरिटीज मार्केट या फिर रियल एस्टेट सेक्टर। अब आप लोग सोचते होंगे कि सेबी एक्ट क्यों आ गया इसमें? इसलिए आ गया है क्योंकि IBPS अपना कोई सिलेबस देता नहीं। वो सेबी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो IT से भी पूछ सकता है, वो इनकम टैक्स से भी पूछ सकता है, वो कहीं से भी पूछ सकता है। तो सेबी एक्ट इसलिए है क्योंकि कॉर्पोरेट लॉज हैं और बैंकिंग से रिलेटेड है, तो सेबी कहीं ना कहीं वहां से टच होता है, इसीलिए ये डाला गया है। बाकी टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहां पर आपको सारी PDF ये मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए, तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और वीडियो पूरी देखना, सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है insider trading in India is primarily regulated by which as SEBI regulation? तो सेबी LODR, सेबी PIT, सेबी ICDR या फिर सेबी टेकओवर? तो ये सिंपल वो है, उसमें दिया गया है शॉर्ट में। तो इसका आंसर हमारा सेबी PIT मतलब सेबी प्रोविजन ऑफ इंसाइडर ट्रेडिंग। शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ना एक बार। ठीक है, सेबी के सारे एक्ट्स क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सरफेसी एक्ट 2002 empowers banks and financial institutions to enforce security interest without the intervention of रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट? आंसर दे दो इसका और स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इसको। और इसका आंसर हमारा कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ठीक है, इनका कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 13(2) ऑफ द सरफेसी एक्ट डील्स विद सेल ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, डिमांड नोटिस ऑफ 60 days टू डिफॉल्टिंग बोरोवर या अपील टू DRAT या फिर रेजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट? आंसर दीजिए। ओके, तो ये बात करता है डिमांड नोटिस ऑफ 60 days की, पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट विच रिप्लेस्ड विच अर्लियर लेजिस्लेशन? कंपनीज एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, सेबी एक्ट या फिर RBI एक्ट? तो फेमा एक्ट की बात हो रही, तो इसने फेरा को रिप्लेस किया था 1973 में। और बस एक चीज मैं इसको बताना चाहूंगा, फेरा जो एक्ट था वो मोस्टली क्रिमिनल एक्ट था। ठीक है, क्रिमिनल पनिशमेंट देता था, बट जो फेमा है वो सिविल की तरफ बात करता है, पेनल्टीज की तरफ बात करता है। तो इसको इतना ध्यान रखना, ये डायरेक्ट एग्जाम में डिफरेंस वगैरह पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। अनलाइक फेरा, अ कॉन्ट्रवेंशन अंडर फेमा इज जनरली ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस या फिर सिविल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल या फिर नॉन नो पेनल्टी एट ऑल? तो मैंने अभी बताया था, आप लोग इसका आंसर सिंपल दे सकते हो कि इसको सिविल ऑफेंस विद मॉनेटरी पॉलिसी में अब डाल दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ
The corporate insolvency resolution process including extensions is 180 days, 270 days, 330 days या फिर 365 डेज। अब पहले वाली बात होती तो पहले वाली बात आप करते 180 डेज, ठीक है, प्लस 90 डेज तो 270, बट अब बदल गई है तो ये 330 डेज हो चुके, ठीक है। ये अमेंडमेंट आया उसके बाद में, तो इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who administers and conducts the corporate insolvency resolution process under the supervision of the NCLT? ऑफिशियल लिक्विडेटर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या फिर सीवी। तो बताइए आप इसका आंसर। ओके, तो इसका आंसर हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होता है वो करता है, और इसकी अलग से फीस होती है, ठीक है, ये फीस भी लेता है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्राइन ऑफ लीस्ट पेंडेंस इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882? सेक्शन 40, सेक्शन 52, सेक्शन 58 या फिर सेक्शन 122? आंसर दो आप लोग इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882? सेल कहाँ पर डिफाइन की गई? सेक्शन 54, सेक्शन 55, सेक्शन 105 या फिर सेक्शन 180? आंसर दो आप लोग, और सेल से क्वेश्चन आ सकता है एक आध, और इसका आंसर हमारा सेक्शन 54 में सेल दी गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द 2018 अमेंडमेंट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एसआरए हैज बीकम प्योरली डिस्क्रिशनरी एज बिफोर, या फिर का जनरली इन्फोर्सेबल सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, अबॉलिश्ड, या फिर अवेलेबल ओनली इन कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स? आंसर दो आप लोग, और अमेंडमेंट नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा जनरली इन्फोर्सेबल सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 6 ऑफ द एसआरए deals with recovery of possession of immovable property by a person dispossessed and requires the suit to be filed within 3 months, 6 months, 1 year या फिर 3 years? आंसर दो 5 सेकंड में। ओके, तो इसका आंसर हमारा 6 मंथ में। जब किसी व्यक्ति के पास टाइटल नहीं होता है और उसे डिस्पोजेस कर दिया जाता है बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के, तो वो 6 मंथ्स में सूट दायर कर सकता है, ठीक है। सेक्शन 6 इसका है, और ये पढ़ लेना, सेक्शन 5, 6, 7, 8 ये एसआरए में इम्पोर्टेंट है, इसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिम इग्नोरेंशिया juris non exequat means ignorancia of fact is an excuse, ignorancia of law is an no excuse, let the buyer beware, or फिर the king can do no wrong? आंसर दो। ओके, तो इसका आंसर हमारा इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आप लॉ को इग्नोर कर देते हो और आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो फिर उसका आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते हो कि हमें पता नहीं था, ठीक है। बट इसका उल्टा होता है, अगर आप विदेश में हो और वहां पर आपको लॉ नहीं पता है और आप कुछ कर देते हो तो ऐसा माना जाएगा कि आपको आपने जो है फैक्ट का इग्नोरेंस किया, तो वहां पर आपको छूट मिल जाएगी, बट इंडिया में नहीं मिलेगी, ठीक है, जब इंडिया में रहते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच लैंडमार्क केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट द राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21? मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, के एस पुत्ता स्वामी, श्रेया सिंघल या फिर नवतेज सिंह जौहर? ओके, तो मैं बता दूं, मेनका गांधी वाला जो केस था वो था पासपोर्ट से संबंधित, और ये काफी अच्छा केस था, पढ़ लेना। श्रेया सिंघल का केस जो था वो था राइट टू एक्सप्रेशन का था, कि कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ भी बोलता है, लिख देता है, मैसेज कर देता है, तो वो हैरेसमेंट वगैरह नहीं माना जाएगा। नवतेज सिंह जौहर जो था वो था 377, मतलब जो सेम सेक्स जो थे ना, सेम जेंडर के लोग जो रिलेशन रखते थे उसको इन्होंने क्या किया था, अप्रूव कर दिया था। और के एस पुत्ता स्वामी का केस था 2017 का, ये केस जो था वो प्राइवेसी का था, राइट टू प्राइवेसी जो 21 में दी गई, ठीक है। तो यही था हमारा आंसर, के एस पुत्ता स्वामी, ठीक है। 9 जजेस की बेंच थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963 द जनरल पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ अ डेट मनी इज?
तो कितना है बताइए, आई होप सबको पता होगा। बिल्कुल, इसका आंसर हमारा 3 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अर्लियर कवर्ड अंडर सेक्शन 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज नाउ कवर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ ईएसए। तो ये हमारा सेक्शन 63, ठीक है। अभी हमने पढ़ा भी था तो इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 provides a three-tier redressal mechanism consisting of district commission, state commission and नेशनल कमीशन, ठीक है। और इनकी जो है वो लिमिटेशन याद रखना। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन 50 लाख तक की डिस्ट्रिक्ट कमीशन देखती है, 2 करोड़ तक की स्टेट कमीशन और 2 से ऊपर की कौन देखता है, नेशनल कमीशन देखती है, ठीक है। कंफ्यूजन हो तो एक बार जरूर चेक करना अपनी वेयर एक्ट को, अपडेटेड वेयर एक्ट होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एग्जांपल सेल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अबव अ वैल्यू इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो कहाँ पे, सेक्शन 17, सेक्शन 23, सेक्शन 32 या फिर सेक्शन 49। ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 17, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट है, द इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 प्राइमरली डील्स विद लेवाई ऑफ स्टाम्प ड्यूटी ऑन इंस्ट्रूमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज, बाइंडिंग अप ऑफ कंपनी या फिर रिकवरी ऑफ टैक्सेस। तो स्टाम्प की बात हो रही तो स्टाम्प ही आएगा, लेवाई ऑफ स्टाम्प ड्यूटी ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है बताना। वीडियो कैसी लगी ये बताना, कमेंट में आंसर देना जो पूछे, अच्छी लगी बुरी लगी कोई इम्प्रूवमेंट करना, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो कमेंट में, ठीक है। और लास्ट की चीज़ ये है, आप लोग स्पेशली IPSSO वाले तैयारी कर रहे हो और अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हो एकदम, तो रिवीजन नोट्स आपको मिल सकते हैं इसमें, ये बंडल आप लोग ले सकते हो। तो इसमें आपको रिवीजन नोट्स मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के, इंपॉर्टेंट MCQ, 20 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन ईच। ये 50 बच्चों के लिए जो पहले आते हैं उनको एक ऑफर चल रहा है अभी हमारा, 349 में मिल जाएगा ये पूरा का पूरा बंडल। कई सारे बच्चे ले भी चुके हैं और बाद में 50 के बाद में 399 का हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप कैसे ले सकते हो इसको, आपको बस इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है और वहीं पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी वगैरह है तो वो भी आप इस पर शेयर कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जो मेरे से हेल्प बन पड़ेगी मैं कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।